जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर पुलिस से रिलेटेड जीके का वीडियो लेकर आइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पुलिस विभाग से जीके और करंट के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। यानी कि ये वीडियो बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे वाह सर क्या कंटेंट आपने दिया है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हम जान लेते हैं कि पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर ज़रूर लगाएं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के लास्ट में हमें अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो हम बात करें पुलिस के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। पुलिस का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था किस सूची का विषय है। तो दोस्तों पुलिस और लोक व्यवस्था जो है ये किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है पुलिस विभाग किस मंत्रालय के अधीन होता है। तो जो पुलिस विभाग है ये गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अधीन होता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारत में पुलिस व्यवस्था यानी कि पुलिस सेवा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, ठीक है, इसको भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। ठीक है, और इसको ही पुलिस सेवा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में पुलिस का सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है। दोस्तों किसी राज्य में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी या फिर किसी राज्य में पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है डीजीपी। ठीक है, हिंदी में इसको पुलिस महानिदेशक कहते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है। और किसी किसी राज्य में इसको सीपी कहा जाता है यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डीजीपी का फुल फॉर्म। तो मैं आपको बता चुका हूं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि भारतीय पुलिस अधिनियम यानी कि इंडियन पुलिस एक्ट कब आया था ये, तो ये 1861 में आया था। और इसमें टोटल धाराएं पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो इसमें टोटल 47 धाराएं हैं। ठीक है, और पूरे देश में एक समान पुलिस व्यवस्था लागू करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था 1861 में। नेक्स्ट वन की बात करें तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 है। ठीक है, और इस धारा में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है बताइए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो असम राइफल्स है, ठीक है, असम राइफल्स ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। हम जान लेते हैं कि असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी, तो 1835 में इसकी स्थापना हुई थी, जब भारतीय पुलिस अधिनियम बना भी नहीं था। ठीक है, भारतीय पुलिस अधिनियम बना 1861 में, उससे पहले 1835 में असम राइफल्स की स्थापना हो गई थी। और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है। और असम राइफल का काम क्या होता है, तो देखिए उत्तर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी करना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में उग्रवाद का मुकाबला करना, ये असम राइफल्स का फुल फॉर्म होता है। मैं बिल्कुल सभी क्वेश्चन को डिटेल में और आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बताइए हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना करी गई। तो याद रखना भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना अभी यूपी में करी गई है। ठीक है,
और यूपी के किस जिले में या फिर यूपी में किस स्थान पर, तो गाजियाबाद में करी गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये करंट से रिलेटेड भी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय है। ठीक है, चूंकि पहला है तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये भी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इस यूनिवर्सिटी को शुरू करने का? तो देखिए, पुलिसिंग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बताइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे हाईटेक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया गया है? यूपी का सबसे हाईटेक पुलिस स्टेशन ये कहाँ पर बनकर तैयार हो गया है? तो ये गोरखपुर में बनकर तैयार हो गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, अब हम बात करें कि पूरे भारत का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा है? बताइए फटाफट से। भारत का नंबर 1 पुलिस स्टेशन है अस्का पुलिस स्टेशन, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन रहेंगे। बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली को कब से लागू किया? तो दोस्तों, यूपी में जो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली है ये लागू होती है 2020 में। एक वीडियो में मैंने गलती से 2022 बोल दिया था, लेकिन आप करेक्ट करो, 2020 में पुलिस प्रणाली लागू होती है यूपी के अंदर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है? यूपी के 7 जिलों में, वर्तमान में 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। देखिए, यूपी के 7 जिलों में ये पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है, और इसका जो पहला चरण है 2020 में शुरू हुआ था 3 जगहों पर। कहाँ? 2 जगहों पर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। और दूसरा चरण 21 में शुरू हुआ कानपुर और वाराणसी में। तीसरा चरण 2022 में गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में। ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, यदि आप यूपी जीके और यूपी करंट को पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल कम समय में बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी यूपी जीके प्लस यूपी करंट की ई बुक लॉन्च हो गई है। मुझे पता है कि आपका एग्जाम बिल्कुल सिर पे है, ऐसा लग रहा है कि हम क्या पढ़ लें क्या ना पढ़ लें, मतलब बहुत ज़्यादा वर्णन रहता है ना यार। ठीक है, तो आप बिल्कुल कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। और इसके साथ हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। सब्जेक्ट वाइज ई बुक है और 1 लाइनर फॉर्मेट में। 1 लाइनर फॉर्मेट से क्या होगा कि आप कम समय में वही क्वेश्चन पढ़ सकेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस प्रकार से 10 सब्जेक्ट दिए गए हैं, और 10 सब्जेक्ट के 5000 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। और इंडिया करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। मतलब चैनल की टोटल 3 ई बुक हैं, और तीनों ई बुक में बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो देरी किस बात की, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, माता पिता के सपनों को पूरा करना है ना, तो ज़रूर से इन सभी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। बताइए, भारत में कुल कितने थाने हैं? भारत में पूरे देश में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? फटाफट से बताइएगा। तो दोस्तों, 16,671 पुलिस स्टेशन हैं पूरे भारत में। ठीक है, और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस थाने हैं? तो उत्तर प्रदेश में 1526 पुलिस थाने हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है? सबसे ज़्यादा पुलिस थाने किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश में ही हैं। कितने पुलिस थाने मैंने बताया? यूपी में 1526 पुलिस थाने। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस थाना कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा पुलिस थाना है नारकी पुलिस स्टेशन। और ये नारकी पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? फिरोजाबाद में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब करी गई थी? तो देखिए, यूपी पुलिस की स्थापना करी गई थी 1863 में। ओके, लेकिन आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना करी गई थी? तो मैंने आपको बताया कि भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में आया था। ठीक है, इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें टोटल 47 धाराएं हैं,
और इसकी धारा 1 में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा हर राज्यों ने अपने राज्य में पुलिस की स्थापना करी। तो जब ये अधिनियम आया तो इसके पूरे 2 साल बाद, पूरे क्या, केवल 2 साल बाद हमने मतलब यूपी राज्य ने पुलिस की स्थापना कर ली थी। कब? 1863 में। समझ गए आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? ये कई सारे लोग गलत पढ़ा भी रहे हैं, लोग मैंने देखा है, पढ़ तो रहे हैं बच्चे लेकिन लोग गलत पढ़ा भी रहे हैं। देखिए पहले इसका जो हेडक्वार्टर है ये प्रयागराज में था, लेकिन अभी कहाँ पर है? तो अभी लखनऊ में हेडक्वार्टर है यूपी पुलिस का। ठीक है, लखनऊ की बिल्डिंग भी बता दूं, लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ओके, इंटरपोल, आप लोगों ने इंटरपोल के बारे में ज़रूर सुना होगा। इंटरपोल संगठन निम्न में से क्या काम करता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो अपराध होते हैं उन पर कंट्रोल करना, सीमा पर मतलब जो पड़ोसी देश हैं और अन्य देशों की सीमाओं से मतलब 2 देशों की सीमाओं पर पुलिस का सहयोग करना। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का सामना करने वाले संगठनों की मदद करना, ये सारे काम होते हैं इंटरपोल के। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जो इंटरपोल है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए फटाफट से। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है ये फ्रांस के लियोन्स में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भी प्रश्न बनेंगे इंटरपोल से। सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन कहते हैं। 1923 में इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर है फ्रांस के लियोन में, और सदस्य देश हैं 195, और इंटरपोल 195 सदस्य देशों के साथ विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है इंटरपोल, और भारत इसका सदस्य है। बिल्कुल, भारत 1949 में इंटरपोल का सदस्य बना था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेदमी, इसको CFPT कहा जाता है। तो CFPT का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये एकेडमी जो है ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये जो एकेडमी है इसमें IPS की ट्रेनिंग होती है, और ये भारत की सबसे बड़ी पुलिस एकेडमी है, याद रखना। और इस एकेडमी की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी 15 सितंबर 1948 को, और इसीलिए इस एकेडमी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। ओके, बताइए उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी डॉक्टर VR अम्बेडकर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? फटाफट से बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो सेंटर है ये मुरादाबाद में स्थित है। ठीक है, और बताइए उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स, ये इसको शॉर्ट में UPSTF कहते हैं। तो UPSTF का जो गठन है ये कब किया गया? फटाफट से बताइए। उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, कब बनाई गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मई 1998। मई डेट से याद रखना, 4 मई 1998। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूपी स्पेशल टास्क फोर्स का जो हेडक्वार्टर है ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इसको शॉर्ट में UPATS कहा जाता है। तो UPATS का गठन कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2007 में इसका गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, और इसका उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद की घटनाओं से निपटना इसका प्रमुख उद्देश्य है। याद रखना 2007 में इसका गठन किया गया। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, शॉर्ट में इसको UPSSF कहा जाता है। तो UPSSF का जो गठन है ना दोस्तों ये 2020 में किया गया। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर भी लखनऊ में स्थित है। बात करें UPSSF की तो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल कहते हैं। स्थापना 2020 में, हेडक्वार्टर है लखनऊ में। प्रमुख काम क्या होता है? यूपी राज्य के महत्वपूर्ण सरकारी और निजी और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना इसका प्रमुख काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का काम कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों NSG,
तो आपसे पूछा जाएगा कि जो एनएसजी है इसकी स्थापना कब हुई थी। एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, और इसकी स्थापना करी गई थी 1986 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। बताइए उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना एथम सॉन्ग कब लॉन्च किया। यूपी ने अपना एथम सॉन्ग लॉन्च किया है दोस्तों 2023 में। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि यूपी का जो नया एथम सॉन्ग है इसके गीतकार कौन है। यूपी पुलिस का नया एथम सॉन्ग और इसके गीतकार हैं रितेश राजवाड़ा। ठीक है, और इस गीत को आवाज़ किसने दी है, कुंवर अंशित ने इसको आवाज़ दी है। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। 16 अगस्त 2023 को, डेट याद रखना, 16 अगस्त 2023 को यूपी पुलिस ने अपना नया एथम सॉन्ग लॉन्च किया। और जो एथम सॉन्ग लॉन्च किया है यूपी की पुलिस ने वो क्या है, चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है। ठीक है, इस गाने को लिखा है रितेश राजवाड़ा ने, ये सुल्तानपुर के हैं, और इस गीत को आवाज़ दी है कुंवर अंशित ने। सारे फैक्ट याद रखना है, कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसका नाम क्या है। कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, तो दोस्तों अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक यूपी पुलिस ने ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है त्रिनेत्र ऐप 2.0। इसी क्रम में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिशन शक्ति लॉन्च किया यूपी की पुलिस ने, ताकि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनको रोका जा सके। बताइए उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत कब करी। अब आपसे पूछा जाएगा ये मिशन शक्ति अभियान कब शुरू किया गया, आप कहेंगे 2020 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया। तो यूपी का पहला मिशन शक्ति कैफे, इसका उद्घाटन सीएम साहब ने किया है गोंडा जिले में। ठीक है, ये प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे है, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बताइए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महज 30 दिनों के अंदर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। मात्र 1 महीने के अंदर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्वेक्शन लॉन्च किया है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शहर के चौक चौराहों स्कूल कॉलेजों के पास मंडराने वाले मंचलों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने कौन सा अभियान शुरू किया। जो मंचले, ठीक है, स्कूल कॉलेज के सामने चौराहों पर, खास करके गर्ल्स स्कूल गर्ल्स कॉलेज के सामने जो मंचले घूमते रहते हैं ताड़ते रहते हैं उनके खिलाफ यूपी पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है, ऑपरेशन एंटी रोमियो। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए साइबर क्राइम स्टेशनों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो देखिए राज्य के अंदर 57 नए साइबर क्राइम स्टेशन खोले जाएंगे। ठीक है, और यूपी में 18 साइबर पुलिस स्टेशन जो हैं पहले से हैं, 57 और खोले जाएंगे, तो यूपी के टोटल 75 जिलों में 75 साइबर थाने हो जाएंगे। समझ गए आप लोग। तो आपसे कैसे पूछा जाएगा कितने नए बनना प्रस्तावित है, तो आप कहेंगे 57, कितने पहले से हैं, तो आप कहेंगे 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूपी के किस जिले की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की है। दोस्तों सवेरा योजना जो है ये वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए यूपी के एक जिले की पुलिस ने ये योजना शुरू करी है। आपको बताना है कि कौन से जिले की पुलिस ने इस योजना को शुरू किया है। प्रयागराज की पुलिस ने। नेक्स्ट है, यूपी 112 डायल रिस्पॉन्स टाइम में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टॉप पर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो बाराबंकी जिला है ना, ये यूपी 112 डायल रिस्पॉन्स टाइम में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला यूपी जो है ये पूरे देश का पहला राज्य बन गया है। बताइए उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार यानी कि यूपी के अंदर सेंट्रल जेल्स की संख्या कितनी है। यूपी के अंदर
टोटल 8 सेंट्रल जेल हैं। ठीक है, डिटेल से हम समझ लेते हैं। यूपी में 8 सेंट्रल जेल हैं और ये 8 सेंट्रल जेल यूपी के 7 जिलों में स्थित हैं। कौन कौन से जिले? आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी, लखनऊ और इटावा। ठीक है, 7 जिलों में, मतलब एक ज़िले में 2 होंगे। कौन से ज़िले में? जो बरेली ज़िला है ना, इसमें 2 सेंट्रल जेल हैं। ठीक है, बाकी में 1 है। तो याद रखना, बरेली में सेंट्रल जेल कितनी है? 2 हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने जोन में बांटा गया है? तो यूपी की पुलिस को 8 जोन में बांटा गया है। ठीक है, 8 जोन पूछे जाएं आपसे तो आप कह देंगे 8 हैं। ठीक है, पुलिस रेंज कितनी है? तो आप कह देंगे पुलिस रेंज कितनी है? 18 हैं। और पुलिस ज़िले कितने हैं? पुलिस डिस्ट्रिक्ट तो 75 ज़िले जो हैं सभी में पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से पूरे भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस ये हर साल मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, पूरे देश में मनाया जाता है। ओके, और आपसे इसी क्रम में पूछा जाएगा, यूपी में थाना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में थाना दिवस प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को मनाया जाता है। कोई भी डेट हो, माह के दूसरे और चौथे शनिवार को यूपी में थाना दिवस मनाया जाता है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस जो है ये हर साल 23 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। तो मैंने बताया उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस 23 नवंबर को मनाते हैं। अब ये 23 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 नवंबर 1952 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिस कलर और ध्वज प्रदान किया था। ठीक है, किस तारीख को? 23 नवंबर 1952 को। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसको पुलिस कलर और ध्वज प्रदान किया गया। मतलब सबसे पहले पुलिस कलर और ध्वज किसको दिया गया था? किस राज्य को? यूपी को। किस तारीख को? 23 नवंबर 1952 को। और इसीलिए 23 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? यूपी पुलिस झंडा दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए कि क्यों मनाया जाता है। नेक्स्ट वन की बात करें, संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब लागू हुए हैं? दोस्तों 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। कब? 1 जुलाई 2024 से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अंग्रेजों के समय के जो पुराने कानून चल रहे थे ना, इनको अब बंद कर दिया गया है और इनकी जगह पर 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं पूरे देश में। डेट याद रखना, कब से लागू हुए हैं? 1 जुलाई 2024 से। तो हम डिटेल से समझ लेते हैं कि कौन से पुराने कानून चल रहे थे और अब उनकी जगह पर कौन से नए कानून आ गए हैं। तो देखिए 3 कानून थे अंग्रेजों के समय के। एक था आईपीसी, दूसरा था सीआरपीसी, तीसरा था इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इनकी डिटेल भी जान लो। आईपीसी का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लो कि इनकी जगह पर कौन से नए कानून आ गए हैं। आईपीसी की जगह पर आ गया है वीएनएस, सीआरपीसी की जगह पर आ गया है वीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इनके फुल फॉर्म वगैरह पूछे जाएंगे आपसे। आईपीसी का दी इंडियन पीनल कोड होता है और इसकी जगह पर आ गया है वीएनएस, तो इसका होता है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, और सीआरपीसी का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, इसकी जगह पर आ गया है वीएनएसएस, तो इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, और दोस्तों जो इंडियन एविडेंस एक्ट था इसकी जगह पर आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और ये जो 3 नए आपराधिक कानून आए हैं ना, इनको सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता यानी कि वीसीएलसी कहा जा रहा है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का, नए आपराधिक कानून के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में वीएनएस के अंतर्गत पहला अभियोग यानी कि पहला मुकदमा पंजीकृत किया गया? तो दोस्तों जो नए कानून आए हैं उनमें एक कानून है वीएनएस। ठीक है, तो वीएनएस के तहत यूपी में पहला केस कहाँ पर हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हुआ है अमरोहा ज़िले में। और आपसे पूछा जाए कि कौन से थाने में, तो आप कहेंगे अमरोहा के रेहरा थाने में वीएनएस के अंतर्गत पहला केस दर्ज किया गया है। किस धारा में ये केस दर्ज किया गया? तो वीएनएस की धारा 106 में यूपी में नया पहला केस दर्ज किया गया है। ओके, बताइए
हाल ही में यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। ठीक है, और इनको कहाँ पर तैनाती मिली है? तो गौतम बुद्ध नगर में इनको तैनात किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कितने महिला पीएससी का गठन किया जाना प्रस्तावित है? दोस्तों यूपी में 3 महिला पीएससी का गठन किया जाना प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ पर? तो एक तो बदायूं में, ठीक है, दूसरा लखनऊ में और तीसरा गोरखपुर में। ठीक है, इन जगह पर महिला पीएससी का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो यूपी की जो जेलें हैं इनका नाम बदलकर सीएम साहब ने कर दिया है सुधार गृह। ठीक है, मतलब आप जेल में जाते हैं तो सुधरने के लिए, इसलिए सुधार गृह इसका नाम कर दिया है। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला शक्ति हेल्पलाइन नंबर क्या है? दोस्तों महिला शक्ति हेल्पलाइन नंबर, इसको WPL कहा जाता है शॉर्ट में, और ये क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है 1090। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए जो आपातकालीन टोल फ्री नंबर है ये है 1098। कितना है? 1098। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों का त्वरित निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो दोस्तों ये है 1076। हेल्पलाइन नंबर पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो ज़रूर देख लें। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? यदि आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है, कोई आपको फेसबुक पर मैसेज कर रहा है, ठीक है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है मैसेज कर करके, या फिर आपको कॉल कर रहा है, आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी हुई है साइबर से संबंधित, तो आप किस नंबर पर शिकायत करेंगे? 1930 पर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के द्वारा जारी करी गई रिपोर्ट के अनुसार महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने के मामले में यूपी पहले स्थान पर है। और इसी क्रम में बताओ, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? यूपी पुलिस का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मछली, जो है आप लोग देख पा रहे होंगे फोटो में, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। और यूपी पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है इसमें कितनी मछलियां हैं? तो आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, इसमें 2 मछलियां हैं। कितनी मछलियां हैं? 2 मछलियां हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम कब आया था? यूपी में गुंडा नियंत्रण अधिनियम जो है ये आया था 1970 में। ठीक है, 1970 में आया था, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि लागू कब हुआ, तो आप कहेंगे 1971 में लागू हुआ। यूपी में जो गुंडा बहुत ज़्यादा मतलब इनका आतंक था, तो इनको कंट्रोल करने के लिए ये अधिनियम लाया गया 1970 में। ठीक है, और ये लागू हुआ 1971 में। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, इसको यूपी कोका कहा जाता है। तो ये अधिनियम 2017 है, लेकिन ये पारित कब होता है? आया तो 2017 में, लेकिन ये पारित कब होता है? 2018 में ये पारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज लेन देन को रोकने के उद्देश्य से पूरे भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये भी महत्वपूर्ण है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये 1961 में लागू किया गया। ठीक है, और इसी क्रम में एक और है, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम ये आया था 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम को कब लागू किया गया? मोटर वाहन अधिनियम, इसको क्या कहा जाता है? मोटर व्हीकल एक्ट, शॉर्ट में इसको MV एक्ट कहा जाता है। और इस अधिनियम में क्या दिया गया है? तो वाहनों से संबंधित कि आपको कैसे चलाना है, ठीक है, सारे नियम दिए गए हैं। आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप किसी में ठुक जाते हैं या ठोक देते हैं, तो कितनी सज़ा होगी, कितना जुर्माना होगा, चालान
कब कब लगेगा, ये सारी व्यवस्था इसमें करी गई है। और ये अधिनियम 1988 में लागू हुआ था। और इसी क्रम में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब से लागू किया गया, तो ये अधिनियम भी 1988 में ही लागू किया गया। कब? 1988 में लागू किया गया। नेक्स्ट वन की बात करें, भारत में शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? शस्त्र अधिनियम की बात करें तो ये 1959 में 1959 में पारित किया गया। बताइए भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? वन अधिनियम ये 1927 में पारित किया गया। कब? 1927 में। ठीक है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था। ठीक है। और पॉक्सो एक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पॉक्सो अधिनियम यानी कि पॉक्सो एक्ट कब से पूरे भारत में लागू हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2012 से। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉक्सो एक्ट जो है इसका निर्माण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया 2012 में। और ये जो अधिनियम है ना, ये 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया। मई डेट से पूछा जाता है ये अधिनियम कब लागू हुआ, तो 14 नवंबर 2012 को। ठीक है। और डेट इस कैसे याद रख सकते हैं? 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। ठीक है। चाचा नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी, उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर को, इसलिए हम बाल दिवस मनाते हैं। इसलिए 14 नवंबर 2012 को पॉक्सो एक्ट लागू किया गया था, क्योंकि ये जो एक्ट है ये बच्चों के लिए ही है। ठीक है। क्या है ये एक्ट? तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ किसी प्रकार से सेक्सुअल शोषण करने वाले व्यक्ति पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। ठीक है। और इतना खतरनाक एक्ट है, मतलब ये बहुत ज़रूरी भी था कि जो आईपीसी है, अब आईपीसी की जगह अब क्या आ गया है? वीएनएस आ गया ना। तो वीएनएस की जो धाराएं हैं, इन धाराओं में जितनी सज़ा का प्रावधान नहीं है वो प्रावधान, उससे ज़्यादा प्रावधान, फांसी तक का प्रावधान पॉक्सो एक्ट में किया गया है। ठीक है। ज़बरदस्त सज़ा मिलती है। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है कि पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदी में। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कहते हैं। याद रखना आप लोग। बताइए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब लागू हुआ? तो ये एक्ट लागू हुआ था 1980 में। और किसके शासनकाल में? तो इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में ये एक्ट लागू हुआ था। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में पोटा अधिनियम को कब पारित किया गया? तो देखिए पोटा अधिनियम, सबसे पहले पोटा का फुल फॉर्म समझो, तो प्रोटेक्शन ऑफ टेररिज्म इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। और पोटा को लाया गया था टाडा की जगह पर। ठीक है। टाडा चलता था पहले, तो टाडा की जगह पर पोटा को लाया गया। और कब लाया गया? 2002 में लाया गया। दोस्तों जो प्रमुख अधिनियम हैं उन पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। मैंने उस वीडियो में 55 अधिनियम यानी कि 55 एक्ट समझाए हैं बिल्कुल डिटेल में। तो यदि आप अधिनियम पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर लिखेंगे प्रमुख अधिवेशन बाय फ्री एजुकेशन, तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट वन की बात करें, तो राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया? राष्ट्रपति पुलिस पदक जो है 1 मार्च 1951 को अस्तित्व में आया। ठीक है। ये जो पदक है ना दोस्तों, ये हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर दिया जाता है। ठीक है। और क्यों दिया जाता है? तो पुलिस में विशिष्ट सेवा के लिए ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है। याद रखना ये पदक, ये सम्मान 1 मार्च 1951 से अस्तित्व में आया था। बताइए कि भारतीय पुलिस किस बंदूक का इस्तेमाल करती है? तो भारतीय पुलिस को आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार की बंदूक इनके पास में होती है। और ये कौन सी बंदूक है? पिस्टल ऑटो 9mm 1A या फिर इसको ग्लाक 17 कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग कौन सा है? तो देखिए कई सारी जगह पर आपको किसी वेबसाइट पर न्यूयॉर्क का जो पुलिस विभाग है ये सबसे बड़ा मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। एक वीडियो में मैंने भी न्यूयॉर्क बोला है, क्योंकि बुक में भी कई जगह लिखा है न्यूयॉर्क है ना, कई सारे आर्टिकल में भी मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पुलिस विभाग है इसका बजट ही बहुत बड़ा है, ठीक है, पुलिस के लिए। तो उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग जो है पूरे विश्व में मैं कहूँगा सबसे बड़ा है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से कौन सा पुलिस विभाग सबसे बड़ा है, ठीक है। बताइए जो पुलिस का लोगो होता है,
ठीक है, उसका रंग क्या होता है? पुलिस के लोगों का रंग होता है दोस्तों लाल और नीला। क्या होता है? लाल और नीला। आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे। और पुलिस विभाग में कितनी पद होते हैं? पुलिस विभाग में 16 पद होते हैं। ठीक है, रैंक आपसे पूछी जाती है कि किसी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन सा होता है, तो किसी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है डीजीपी। इसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में पुलिस महानिदेशक बोलते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है पुलिस की? तो सबसे छोटी इकाई होती है कांस्टेबल। ठीक है, ये 16 लगभग पोस्टें होती हैं। तो पूछा भी जाता है क्वेश्चन पुलिस में, सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है या फिर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आप कहेंगे कांस्टेबल। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर होमगार्ड होगा सबसे छोटी इकाई। नहीं भैया, होमगार्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि होमगार्ड जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं आता, गृह मंत्रालय के अधीन है, अलग से एक विभाग है, लेकिन पुलिस विभाग का ये हिस्सा नहीं है। इसलिए पुलिस कांस्टेबल जो कांस्टेबल है ये सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो मैं बता चुका हूँ, राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है पुलिस महानिदेशक। तो आप जो पुलिस है, पूछा गया है क्वेश्चन कि पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? पुलिस को हिंदी में आरक्षी बोलते हैं, आरक्षक भी बोलते हैं, राजकीय जनरक्षक भी बोलते हैं, कोतवाल भी बोलते हैं। ये सारे नाम जो हैं पुलिस को हिंदी में बोलते हैं। बताइए कांस्टेबल को कितने स्टार होते हैं? पुलिस कांस्टेबल को स्टार होते हैं क्या? बताइए फटाफट से। नहीं होते भैया, पुलिस कांस्टेबल को एक भी स्टार नहीं होता है। जो एक स्टार है वो एएसआई को होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को 2 स्टार होते हैं, एसआई को सब इंस्पेक्टर के लिए, और 3 स्टार किसको होते हैं? तो जो इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, जो निरीक्षक होता है, इसको थाना का प्रभार दे दिया जाता है, टीआई भी बोलते हैं, है ना। तो इसको 3 स्टार होते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम महानिदेशक कौन थे? फटाफट से बताइए। यूपी के पहले महानिदेशक जो हैं ये थे नरेश कुमार। कौन थे? नरेश कुमार। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वर्तमान में यूपी के पुलिस महानिदेशक कौन है? वर्तमान में है प्रशांत कुमार। पहले थे नरेश कुमार, है ना। बहुत ज़्यादा नाम में अंतर नहीं है ना। नेक्स्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में डीएसपी नियुक्त किया गया है। जो दीप्ति शर्मा है दोस्तों महिला क्रिकेटर हैं और इनको यूपी में डीएसपी बनाया गया है। तो इनका संबंध किस ज़िले से है ये बताओ। जो दीप्ति शर्मा हैं इनका संबंध आगरा ज़िले से है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आईपीएस हैं इनका फुल फॉर्म क्या होता है? आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बताइए पुलिस में प्रमोशन लगभग कितने साल में होता है? अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं, ठीक है, और ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि लगभग 8 से 10 साल में प्रमोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सोनम ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में कौन सा पदक जीता? दोस्तों वर्ल्ड पुलिस गेम इस इवेंट में जो सोनम है यूपी की, इनने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए जो वर्ल्ड पुलिस गेम है इनका आयोजन कनाडा के विनिपेग शहर में हुआ है। इस प्रतियोगिता में यूपी की सोनम ने ट्रिपल जंप में 13 मीटर 32 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, ठीक है। और हम बात करें सोनम की तो ये यूपी के अमरोहा ज़िले की निवासी हैं, ये भी याद रखना है। तो यूपी के अमरोहा की रहने वाली, लेकिन जॉब कहाँ करती हैं? सीआईएसएफ दिल्ली में ये जॉब करती हैं और सीआईएसएफ दिल्ली में ये हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर हैं, ठीक है, याद रखना। इनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मंडल चैंपियन रहा है? तो जो वार्षिक घुड़सवारी होती है पुलिस की अभी हुई है 25वीं, और इसमें जो है मुरादाबाद मंडल ये चैंपियन रहा है। बताइए 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया दोस्तों लखनऊ में, ठीक है। और ये जो चैंपियनशिप है ये जीती किसने? तो देखिए मेल कैटेगरी में यानी कि पुरुष वर्ग में ये प्रतियोगिता जीती है सीआरपीएफ ने, ठीक है, लेकिन महिला वर्ग में ये प्रतियोगिता जीती है सीआईएसएफ ने, ठीक है। दोनों याद रखना विजेताओं के बारे में।
बताइए उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मंडल चैंपियन। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने आपको बताया कि मुरादाबाद मंडल इसमें चैंपियन रहा है। बताइए 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। और हम बात करें कि जो अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट है 2024 वाला, इसका आयोजन किया किसने। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, आरपीएफ के द्वारा। ओके, बताइए सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभाना चाहिए। यदि कोई सामान्य नागरिक धरना प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है, तब पुलिस को कैसा रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, फटाफट से बताइए। सतर्क, सख्त, निरंकुश या ये सभी। पुलिस को एक्टिव रहना चाहिए। कोई भी धरना प्रदर्शन कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना, कभी भी वो प्रदर्शन उग्र हो सकता है, इसलिए पुलिस को एक्टिव रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। आपके रिश्तेदार का बेटा है, वो किसी अपराध में गिरफ्तार हो जाता है, ठीक है, आपके रिश्तेदार का बेटा है, आप पुलिस में हैं, वो किसी वजह से आपका रिश्तेदार का बेटा गिरफ्तार हो जाता है, तब आप क्या करेंगे, फटाफट से बताइए। उसे तुरंत छोड़ देंगे क्या। ये मानसिक अभिरुचि वाले प्रश्न हैं, ये पूछे ही जाते नहीं भैया। उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। उस गिरफ्तार हुआ है तो कोई तो वजह होगी, कोई तो उसने अपराध किया होगा। पैसा लेकर छोड़ देंगे, कैसे छोड़ देंगे भैया, उसे छोड़ेंगे ही नहीं। अरे ऐसे कैसे, आपका रिश्तेदार का बेटा है, उसने अपराध किया तो उसको जबरदस्ती क्या। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है, उसके तहत एक प्रोसीडिंग होती है, पुलिस की कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। यदि मामला सिद्ध होता है, अपराध पाया जाता है, तो चालान पेश किया जाएगा कोर्ट में, है ना। कोर्ट जो है सारे सबूत वगैरह, ट्रायल चलेगा, कोर्ट को लगेगा कि ये दोषी है तो सजा दे गई कोर्ट, यदि नहीं लगेगा तो वो कोर्ट का काम है छोड़ना, पुलिस का नहीं है ना। नेक्स्ट है, जनहित का मूल उद्देश्य क्या माना गया है। सामाजिक न्याय जनहित का मूल उद्देश्य माना गया है। और आपसे पूछा जाएगा कि जो जनहित याचिका है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों जनहित याचिका किसी मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों जगह में से कहीं पर भी जो जनहित याचिका है ये प्रस्तुत की जा सकती है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं। देखिए जनहित याचिका की बात करें तो मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग है। और भारत में जनहित याचिका का मतलब क्या होता है, जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या फिर मुकदमा दर्ज करना, ठीक है। और ये मुकदमा पीड़ित पक्ष के द्वारा दर्ज नहीं किया जाता, ठीक है, या तो कोई संबंधित न्यायालय करेगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकता है, या फिर कोई जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत कर सकता है। समझ गए आप लोग। बताइए जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो ये अमेरिका देश से अवधारणा ली गई है जनहित याचिका की, ठीक है। जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है। तो मैं बता चुका हूँ, या तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, दोनों न्यायालय में से कहीं पर भी जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका में सम्मिलित नहीं है। यदि हिंसा से प्रभावित पीड़ित व्यक्ति हैं, ठीक है, तो ये तो जनहित याचिका का मामला है। कहीं पर बदुआ मजदूरी करवाई जा रही है, ये भी मामला है, ठीक है। महिलाओं पर अत्याचार कहीं पर हो रहा है, ये भी जनहित याचिका का मामला है। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं भैया, ये जो है जनहित याचिका का मामला नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। तो यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी ई बुक के बारे में। तो हमारी यूपी जीके, ठीक है, यूपी जीके प्लस यूपी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, बहुत शानदार, ठीक है। इसमें सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे और सारे यूपी जीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें तो हमारी स्टैटिक जीके जीएस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर 5100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, ठीक है।
तो सारी ई बुक जो है बेस्ट क्वालिटी की हैं और इन ई बुक को आप परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग एक बार देखेंगे ई बुक को। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।